डियर स्टूडेंट्स, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत चीन संबंधों पर। भारत और चीन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं वाले देश रहे हैं। विश्व में भारत और चीन में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता विद्यमान रही है और साथ ही साथ ये दोनों देश विश्व की एक बड़ी आबादी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व के सर्वाधिक दो प्रमुख या बड़ी जनसंख्या वाले देशों में चीन जहां प्रथम स्थान रखता है, वहीं चीन के बाद जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। दोनों देश द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक या उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। अर्थात जिस तरह भारत इंग्लैंड का उपनिवेश रहा, उसी तरह चीन को भी यूरोपीय साम्राज्यवाद ने विभिन्न तरह से प्रभावित किया और चीन का शोषण किया। आपने चीनी खरबूजे का कटना तो सुना ही होगा कि किस तरह चीन को अपने व्यापारिक हितों के अनुसार यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ तक कि जापान, इन्होंने आपस में एक तरह से उसको बांट दिया था, जिसे इतिहास में हम चीनी खरबूजे का कटना कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों देश विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के उत्तराधिकारी रहे हैं। इन दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत विश्व में अनोखी रही है। सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं और दोनों देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार हुए हैं। परंतु वर्तमान में चीन जहां एक कट्टर साम्यवादी देश है, वहीं भारत एक गुटनिरपेक्ष देश। यद्यपि प्राचीन काल में भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंध बड़े घनिष्ठ रहे हैं। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपने फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इन सभी प्राचीन चीनी यात्रियों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, जिन्होंने प्राचीन काल में भारत की यात्रा की और भारत से उस समय चीनी विद्वानों का गहरा नाता रहा है। आपको ज्ञात होगा कि चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी देश है। यद्यपि साम्यवादी सरकारें धर्म के मामले में अपने को नास्तिक मानती हैं या उस ढंग से धर्म को महत्व नहीं देते हैं, परंतु यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत से चीन का जो सांस्कृतिक संबंध है, जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ, वह भारत से हुआ और भारत से ही वह चीन में फैला। इसीलिए आज भी भारत के जो बौद्ध धार्मिक स्थल हैं, विदेशी, चाहे वो चीनी हों, जापानी या अन्य देशों के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे भारत आते रहते हैं और भारत का भ्रमण करते हैं। वर्तमान में जो चीन की राजनीतिक स्थिति है, वहाँ जो साम्यवादी सरकार है, उस साम्यवादी सरकार के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। यद्यपि आज़ादी के बाद भी जब भी भारत की ओर से या
चीन की ओर से संबंधों का सामान्यीकरण करने का प्रयास किया गया, तो इन संबंधों को सामान्य करने में या मधुर संबंध स्थापित करने में, चाहे वो भारतीय नेतृत्व की कमी हो या भारतीय राजनयिकों की, भारत को इसमें कभी सफलता नहीं मिली। हम कह सकते हैं कि उल्टा भारत को चीन की ओर से निराशा ही हाथ लगी। भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो तत्कालीन भारत सरकार ने चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। इस संदर्भ में पुष्पेश पंत लिखते हैं कि जो चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई और उससे पहले जो चीन में गृह युद्ध चला जिसमें साम्यवादी सफल हुए, तो गृह युद्ध के दौरान जो चीन की राष्ट्रवादी या हम कहें कुओमिंतांग दल की सरकार थी, उस सरकार के मुखिया थे चियांग काई शेक, और जो साम्यवादी सरकार थी उसके मुखिया थे माओ। और देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों के साथ पुष्पेश पंत लिखते हैं कि चियांग काई शेक के साथ नेहरू जी की व्यक्तिगत मित्रता थी और माओ के नेतृत्व में लड़ रहे साम्यवादी छापामारों को राहत के लिए कांग्रेस ने एक विशेष चिकित्सा टीम भेजी थी। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि नेहरू जी के कुओमिंतांग दल के मुखिया और साम्यवादी दल के मुखिया माओ दोनों से एक प्रकार से हम कह सकते हैं वैचारिक मित्रता थी। परंतु पुष्पेश पंत आगे लिखते हैं कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा या समझा जाना चाहिए कि हिंदी चीनी भाई भाई की जो मैत्री वाला दौर था वो ज्यादा समय नहीं चल सका। हिंदी चीनी भाई भाई का दौर ज्यादा क्यों नहीं चल सका, इसके पीछे कई राजनीतिक कारण रहे हैं। जब चीन ने तिब्बत को अतिक्रमित किया, या हमें कह सकते हैं तिब्बत को मुक्त कराने वाला जो चीनी अभियान था 1950 में, जो तिब्बत को मुक्त कराने वाला चीनी अभियान जो चला, तो तभी से भारत के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। यद्यपि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में चीन का समर्थन किया, स्वयं नेहरू जी को सुरक्षा परिषद में चीन को स्थायी सदस्यता दिलाने में चीन का पुरजोर समर्थन करना इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से और भी नाराज हो गया। यह एक अध्ययन का विषय है कि इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के बारे में आप लोग अलग से भी अध्ययन कर सकते हैं। परंतु यहां मैं कहना चाहूंगा कि तिब्बत के बारे में भी भारत सरकार की जो नीति रही है उसमें कुछ स्पष्टता या उस नीति के कारण चीन का भारत से और भी रुष्ट हो जाना या मतभेद और गहरे हो जाना एक बड़ा विश्लेषण का कारण है। एक तरफ हम चीन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर हम चीन के विरोध में तिब्बत को सहायता दे रहे हैं। ये दोनों चीजें अपने आप में जो घालमेल है, ये एक विश्लेषण का विषय है, अध्ययन का विषय है। उसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं, पंचशील सिद्धांत। 1954 में चीन के साथ भारत सरकार ने पंचशील समझौता किया और इस समझौते के अनुसार
यह तय हुआ कि दोनों देश पंचशील सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के साथ सहयोगी का व्यवहार करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। परंतु यह मैत्री शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो सिद्धांत था उस पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और परिणाम स्वरूप 1962 का जो युद्ध हुआ वह युद्ध भारत चीन संबंधों में एक बहुत बड़ा एक मोड़ इससे आया। अब जो 1962 का युद्ध हुआ, विभिन्न विद्वानों द्वारा जो 1962 का युद्ध हुआ उससे पूर्व जो पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता था, उस समझौते को कार्यान्वित करने में तथा चीनी नेतृत्व की मनोदशा समझने में भारतीय नेतृत्व भी असफल रहा और भारतीय राजनयिक भी असफल रहे। भारत के शीर्ष नेतृत्व का चीन के बारे में जो सही मूल्यांकन था वो नहीं हुआ और जो तत्कालीन चीन में भारत के राजदूत रहे, राजनयिक रहे, उनको भी चीनी व्यवहार को समझने में असफलता प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में इसका जो विश्लेषण पुष्पेश पंत जी और श्रीपाल जैन ने किया है, उनका मानना है कि चीन के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में तत्कालीन भारतीय सरकार के मुखिया नेहरू का व्यक्तिगत दृष्टिकोण या उनके व्यक्तिगत संबंध तथा भारतीय राजनयिकों का जो व्यवहार था, जो उन्हें तथ्यात्मक जानकारी का उनमें अभाव था, ये महत्वपूर्ण रहे। भारतीय राजनयिक चीन के व्यवहार को नहीं समझ पाए और न ही वो चीनी मानसिकता को समझ पाए, जिसका खामियाजा 1962 के युद्ध में भारत को भुगतना पड़ा। जैसे मैंने अभी कहा कि पंचशील समझौते को तत्कालीन भारत सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि समझा और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। परंतु भारतीय नेतृत्व उस समय चीनी नेताओं की मंशा को भी नहीं समझ पाया और चीन की विस्तारवादी नीति को समझने में भी असफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि तिब्बत के प्रश्न पर चीन भारत से नाराज हो गया। जैसे मैंने अभी कहा था कि एक ओर हम तिब्बत के प्रश्न पर चीन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर चीन के विरुद्ध हम शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं। ये दोनों चीजें अध्ययन का विषय हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि चीन की जो नाराजगी रही, उसका परिणाम यह हुआ कि 1962 के भारत चीन युद्ध में पंचशील का नारा एक प्रकार से तार हो गया। अगर हम इससे पूर्व भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए अध्ययन करें तो हमें 1962 के युद्ध से पूर्व ही यह आभास होने लग गया था कि चीन के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं है, क्योंकि 1958 में लोंगजू और कोंग का दरों पर भारत और चीन की जो झड़प हुई, उससे भारत सरकार को समझ जाना चाहिए था कि चीन की मंशा क्या है। दूसरे में 1959 में तिब्बत से जो दलाई लामा का पलायन हुआ और भारत ने जो दलाई लामा को शरण दी, उससे चीनी नेता नाराज हो गए। फिर भारत सरकार द्वारा या नेहरू जी द्वारा भावावेश में जो यह बयान दिया गया कि चीनियों को भारत भूमि से खदेड़ने का आदेश उन्होंने स्वयं दिया था, इससे भी संबंध और भी तनावपूर्ण हुए और उसका परिणाम यह हुआ कि 1962 का युद्ध हमें भुगतना पड़ा। पुष्पेश पंत भारत चीन संबंधों के अध्ययन में नेहरू जी की भूमिका पर बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं और वे मानते हैं कि चीन को अच्छी तरह न समझना या चीन के प्रति जो नेहरू जी की नीति थी कहीं न कहीं वो भ्रांतिपूर्ण थी। साथ ही साथ कई आलोचक ये मानते हैं कि भारत चीन युद्ध के लिए नेहरू ज्यादा जिम्मेदार थे। पुष्पेश पंत स्वयं इस संदर्भ में लिखते हैं कि
ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो यह मानते हैं कि भारत चीन विवाद नीरू की भोली मन भलमनसाहत, नादानी, नासमझी या आत्मघाती अहिंसा से उपजा था। मैक्सवेल एक विदेश नीति के विश्लेषक हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियाज चाइना वार तथा लॉन काविक ने अपनी पुस्तक इंडियाज क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी में भारत चीन विवाद के लिए नेहरू को ज्यादा उत्तरदायी माना है। ये लिखते हैं कि जैसे कि नेहरू ने टकराव का रास्ता स्वयं चुना था। यद्यपि चीन के बारे में जो भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उनके एक पत्र का जिक्र पुष्पेश पंत जी ने किया है, जिसमें उन्होंने नेहरू को चीनी खतरे के प्रति आगाह करते हुए लिखा था कि चीनी लोग साम्यवादी बनने के बाद और भी त्रासद साम्राज्यवादी साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार चीन में भारतीय राजदूत रहे पनिकर ने भी यह बात महसूस की थी कि चीनी जो अपने नेता को ही चौधरी समझते हैं और औरों को छुट भैया। पटेल जी के कथन पर मैं कहना चाहूंगा कि जो पटेल जी ने चीनी मानसिकता का जो जिक्र किया कि चीनी लोग साम्यवादी बनने के बाद और भी त्रासद साम्राज्यवादी साबित हो सकते हैं, कालांतर में यह सत्य सिद्ध हुआ। और आज भी हम मान सकते हैं कि यद्यपि चीन जो है साम्यवादी देश है, लेकिन जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का सबसे ज्यादा विरोध करता है, वही साम्यवादी देश सबसे अधिक साम्राज्यवादी सिद्ध हो रहा है। चीन की निरंतर विस्तारवादी नीति पूरे विश्व के लिए कितनी घातक है, यह आप समझ सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि चीन के बारे में भारतीय राजनयिकों का जो दृष्टिकोण था वो भी दोषपूर्ण रहा है, भ्रांतिपूर्ण रहा है। पुष्पेश पंत लिखते हैं कि चीन में जो भारतीय राजनयिक थे, जो कि भारत की आंख और कान थे, वे चीन की वास्तविक स्थिति को समझने में असमर्थ रहे। उस पर गहन अध्ययन में पंत जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो आजादी से पहले और उस समय जो केपीएस मेनन थे, वो अपना अधिकतर समय घुमकड़ी में ही बिताते थे। इस कारण वो चीन की मंशा, चीन की वैचारिक पृष्ठभूमि समझने में असफल रहे। और के.एम. पनिकर या उनके बाद जो राजदूत चीन में रहे, उनमें से कईयों की जो जीवन शैली थी वो सामंतों जैसी थी और वे गहनता से चीन की नीति को समझ नहीं पाए। इस कारण चीन के प्रति जो भारतीय नेतृत्व की धारणा रही वो एक प्रकार से भ्रांतिपूर्ण रही। फिर जो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद था, ऐतिहासिक रूप से पहले से चला आ रहा था, उस सीमा विवाद ने भी दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने में रुकावट पैदा की और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और चीन के संबंध मधुर नहीं हो पाए। चीन की जो विस्तारवादी नीति थी, उसके कारण चीन ने 1956 में अक्साई चीन तक सड़क बना ली और निरंतर अपनी सीमा का विस्तार करता रहा और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि चीन की विस्तारवादी नीति के कारण भारत और चीन के संबंध मधुर नहीं हो पाए। यद्यपि कई बार दोनों देशों के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया, परंतु वैचारिक मतभेद और चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा इसमें रोड़ा बनी रही। अगले बिंदु पे हम इस पे और अध्ययन करेंगे।